हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर 9 फॉरेन ट्रेड, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये डिफरेंस है, हमें डिफरेंस बताना है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, इन बैलेंस ऑफ ट्रेड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओनली टेंजिबल गुड्स आर रिकॉर्डेड। अंडरलाइन कर लो, ओनली टेंजिबल गुड्स आर रिकॉर्डेड। इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, receipts and payment of tangible goods as well as intangible goods such as insurance, banking, transport, etc. are recorded. So जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो यहाँ पर हम टेंजिबल गुड्स का जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो रिकॉर्ड होगा ही, साथ में सर्विसेज भी रिकॉर्ड होंगी। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली ट्रेड रिकॉर्ड होता है। Second, in balance of trade, all financial transactions with other countries are not recorded. ये ध्यान रखना, सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड टेंजिबल गुड्स रिकॉर्ड होते हैं। एंड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, कैपिटल लोन एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर अगर हमने गोल्ड लिया, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये सब भी रिकॉर्ड होता है। थर्ड, परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज कैन नॉट बी ऑब्टेन इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स टेंजिबल गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना है, तो उससे हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कि टेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैपिटल गुड्स, कैपिटल पेमेंट्स, इन सब का टोटल इतना है, तो हमें परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। सो परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स of country with foreign countries can be obtained in the balance of payment. Fourth, balance of trade is a part of the balance of payment. The balance of payment involved two types accounts, current accounts and capital account, which is a balance sheet of all economic transactions of a country with rest of the countries of the world. अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सब रिकॉर्ड करते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स, और यहाँ पर सिर्फ हम टेंजिबल गुड्स रिकॉर्ड करते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो है ये इसका एक पार्ट है। फिफ्थ, इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस इज शोन एज इट एमर्ज। In balance of payment, at the end, required amount is added to receipts or payment side and both are made equal. बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा। सपोज कीजिए अगर हम ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, दैट इज़ सरप्लस। और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पेमेंट ज़्यादा करनी होगी, दैट इज़ डेफिसिट। सो यहाँ पर डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए जो भी बैलेंस आता है, जैसे आप अकाउंट्स में बैलेंस निकालते हो, तो यहाँ पर दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड जो भी ऐड करना हो वो ऐड कर दिया जाता है, बैलेंस इक्वल किया जाता है। जैसे बैलेंस शीट में कैसे बैलेंस इक्वल किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर बैलेंस इक्वल किया जाता है। The balance sheet of trade cannot provide a correct and reliable picture. Underline कर लो
cannot provide correct and reliable picture. The balance of payment can be helpful in providing a correct and reliable picture of foreign trade. ये हमें correct and reliable picture provide कर रहा है. स्टूडेंट्स, ये था बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली बिजनेस रिलेटेड गुड्स, टेंजिबल गुड्स देखे जाते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर एक पॉइंट देखी जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन एक्सचेंज रेट. अब आपने ये वर्ड सुना होगा, एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है. वो एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकेंड अप डाउन होता रहता है प्राइस उसका. सो द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू currency of another country is called exchange rate. For example, the meaning of exchange rate of US dollar 1, ये जो साइन है ना, ये डॉलर का साइन होता है. एस लिखते हैं और फिर ऊपर और नीचे से लाइन होती है बीच में. सो ये डॉलर का साइन है. US $1 इक्वल्स टू इंडियन रुपीज़ 65. ये कब का दिया हुआ है? जब ये आपका बुक बनाया गया होगा तब डॉलर का रेट 65 था. आज तो डॉलर का रेट अलग है, आज इंक्रीज हो गया है, 75 हो गया है. सो $1 इक्वल्स टू इंडियन रुपीज़ 65. इज दैट टू बाय US dollar 1 एंड इंडियन हैज़ टू पे 65 रुपीज़. अगर हमें $1 चाहिए तो हमें इंडिया के 65 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी. Thus, exchange rate is the price of a foreign currency in terms of domestic currency. ये एक प्राइस है. किसका प्राइस है? फॉरेन करेंसी का, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. कि जो डॉलर है वो फॉरेन करेंसी है, उसका हमारी इंडियन करेंसी में वैल्यू क्या होगी, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं. A change in exchange rate causes change in price of goods and services. Sometimes in open market, rate of exchange also changes. Sometimes the government of country makes changes in exchange rate to affect import export. Open market में भी exchange के rates change होते रहते हैं and government भी changes करती रहती है. So यहाँ पर goods and services के price change हो जाते हैं. सपोज़ कीजिए लास्ट ईयर कोई फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करता था $1000 के, तो उसे 65,000 का पेमेंट करना पड़ता था. लेकिन अब जो है डॉलर का प्राइस 75 हो गया, तो अब उसे गुड्स परचेज करने के लिए 75,000 पेमेंट करना पड़ेगा. सो प्राइजेस इफ़ेक्ट हो जाते हैं, प्राइस इफ़ेक्ट कर जाते हैं. Exchange rate is determined by the demand and supply of exchange in the foreign exchange market. ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैसे डिटरमाइन होता है? हमें कैसे पता चले कि आज का एक्सचेंज रेट क्या है? तो ये डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई पर. डिमांड और सप्लाई कितना है मार्केट में. इफ़ द एक्सचेंज रेट राइजेस फॉर इंडिया, द वैल्यूज ऑफ रुपीज़ फॉल्स and imports by India tends to decline and India's exports tends to rise. So अगर exchange rate increase हो रहा है तो इसका क्या होगा? The value of rupees falls. हमारे रुपये की वैल्यू गिर जाती है. If the exchange rate falls for India, the value of rupees rises. ये भी अंडरलाइन कर दो. अगर exchange rate डिक्रीज हो रहा है तो हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. And imports by India tends to rise and exports tends to fall. Import increase हो जाएगा and export decrease हो जाएगा. देखिए एक्सपोर्ट होगा उतना ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपी डिक्रीज हो जाएगा. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज़ कीजिए कि डॉलर का प्राइस 65 रुपीज़ है और लास्ट ईयर
किसी इंडियन ने एक्सपोर्ट किया था $1000 का टेंजिबल गुड्स, सो $1000 के सामने उसे 65,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, अब करंट ईयर में भी उसने $1000 के ही एक्सपोर्ट्स किए हैं, बट करंट ईयर में डॉलर का प्राइस हो गया है 60, तो अब उसे क्या होगा, सामने से आएंगे तो $1000 लेकिन मिलेंगे उसे 60,000। तो यहाँ पर हो रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। ये लाइन दी हुई है, एक्सपोर्ट्स टेंड्स टू फॉल। सो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, एक्सचेंज रेट। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन शॉर्ट। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीज़न क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के, हम क्यों इंटरनेशनल ट्रेड करें। द मेन रीज़न फॉर इंटरनेशनल ट्रेड आर एज फॉलोज। फर्स्ट, डिफरेंस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज। हर एक कंट्री के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। किसी के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, किसी के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है। सो ये एक रीज़न है इंटरनेशनल ट्रेड का। जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है वो कंट्री अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट करेंगे, और जिस कंट्री के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। सो डिपेंड करता है कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सो ये पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट्स नॉर्मल हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी हर कंट्री के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अवेलेबिलिटी अलग है, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अलग हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी प्रोड्यूस्ड होता है बट चाइना में भी प्रोड्यूस्ड होता है। ध्यान से समझना पॉइंट को। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा केमिकल है जो इंडिया में भी प्रोड्यूस्ड होता है, चाइना में भी प्रोड्यूस्ड होता है, बट जो चाइना का कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरर उस केमिकल को यूज़ करने के लिए चाइना से इंपोर्ट करेंगे। अगर वो चाहे तो वो इंडिया में भी केमिकल प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोडक्शन होगा, बट उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो वो क्या करेंगे, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। सो हर कंट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, और ये एक रीज़न है इंटरनेशनल ट्रेड का। सेम अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्शन है जिसका कॉस्ट कम है, जैसे हम इंडियंस पूरी दुनिया को मेडिसिन सप्लाई करते हैं, सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं, टी एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर उसका कॉस्ट हमारे पास बहुत कम है तो हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और पूरी वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे। द थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हर कंट्री का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलग अलग है। हर कंट्री की एफिशिएंसी जो है वो अलग है, सबकी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, hence every country does not possess equal efficiency in production of all types of goods, and hence trade in goods and services takes place between countries। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया से मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं, सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट्स होते हैं। सो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है हमारा, हर कंट्री का एक जैसा नहीं होगा। एंड द फोर्थ इज डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है कि हर कंट्री के पास इन ईच कंट्री लेबर प्रोडक्टिविटी, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरल एफिशिएंसी आर डिफरेंट। हर कंट्री के लेबर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो अलग है, स्किल अलग है। कुछ कंट्री के लोग ऐसे होंगे जो फर्नीचर बहुत अच्छा बनाते होंगे, कुछ कंट्री में ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे बनते होंगे, कुछ कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे हैं।
कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं। हर कंट्री के लेबर का स्किल एंड स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैं फ्रांस की बात करूं, फ्रांस में परफ्यूम्स बहुत अच्छे बनते हैं। हम इंडिया में बनाएंगे, परफ्यूम्स इंडिया में भी बना सकते हैं, लेकिन जो फ्रांस के परफ्यूम्स होते हैं ना, वो बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। हर कंट्री के लेबर्स की स्किल अलग अलग है, और यही एक रीज़न है कि हम फ्रांस से परफ्यूम इंपोर्ट करते हैं और सामने उन्हें मार्बल, पत्थर, टाइल्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हर कंट्री का डिवीज़न ऑफ लेबर अलग अलग है, स्पेशलाइजेशन अलग है। फ्रांस परफ्यूम बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन जब उसे मार्बल की ज़रूरत होती है, इसे टाइल्स की ज़रूरत होती है, वो इंडिया से इंपोर्ट करता है, इंडिया से ले लेता है। यहाँ पर यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो पत्थर, टाइल्स या ऐसे प्रोडक्शंस में उनकी एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी है। यही एक रीज़न है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट इन डिटेल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ओवर ईयर। चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन इंडियाज नेचर ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब जो चेंजेस हुए हैं, अब चेंजेस में क्या होगा कि पहले हमारा ट्रेड कितना था, आज कितना है। अब ये सारे चेंजेस देखने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, नंबर्स के साथ हम बात करेंगे। द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मीन्स द आइटम्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये सारे नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ मैंने कहा बात करेंगे। In 1951, India was a less developed country. In 80, India progressed to become a developing country, and after 2000, India progressed further to gain identity as the fast developing country. 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। 1951 में हमारा कैटेगरी लेस डेवलप्ड था। 80 में जो हमारी कैटेगरी हुई, दैट इज़ डेवलपिंग कंट्री, एंड नाउ इन 2000 फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज में हम आते हैं। इन द डिकेड बिटवीन 1950 and 60, owing to poor state of agriculture, India imported food grains frequently, and developmental imports like machines, capital, technology, know-how, spare parts, etc. While exports of primary goods like tea, coffee, jute, ores, and minerals, etc. were much higher, and exports of industrial goods were much lower. इनिशियल डिकेड्स में 50 and 60s में इंडिया ने जो इंपोर्ट किया वो था मशीन्स, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, और हम जो एक्सपोर्ट करते थे, हमारा इंपोर्ट होता था मशीन, टेक्नोलॉजी में, और एक्सपोर्ट जो होता था वो होता था टी, कॉफ़ी एंड जूट, क्योंकि वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इन द डिकेड ऑफ 70 and 80, इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग मोर, देयरफॉर imports of food grain tends to fall. The share of primary sector goods in total exports tends to fall, and that of industrial goods tends to rise. एंड 70s and 80s में जैसे इंडिया का डेवलपिंग फेज स्टार्ट हुआ, हमें अब फूड ग्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम इंपोर्ट तो करते थे, लेकिन कम क्वांटिटी हो गई। पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, देन क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो गई। विथ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री टू मेंटेन imports for export oriented industries and imports for diversification and expansion of industrial activity, imports of intermediate goods, raw materials, spare parts, petrol, new technology, etc. rise in India. अब हमें इन सब का इंपोर्ट करते हैं। कौन से गुड्स? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करते हैं।
After 91, the nature of exports and imports changed significantly in India. Imports of food grains, other agriculture goods, and capital goods declined, and exports of primary goods in total exports declined, while that of industrial goods and non-industrial items increase. अब हम इंपोर्ट फूड ग्रेन इतना इंपोर्ट नहीं करते हम बाहर से. हम क्या इंपोर्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं. फूड ग्रेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट प्रोडक्शन है. आफ्टर 61 in 1415 the share of food imports in India's total imports declined to just 3.9%. आज भी हम फूड इंपोर्ट करते हैं लेकिन वो हमारे टोटल इंपोर्ट का 3.9% है ओनली. विच शोज इंडिया अटेंड सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन. अब इंडिया क्या है? सेल्फ रिलायंस हो गया है फूड ग्रेन में, मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है. सो हमारा जो इम्पोर्ट है पहले फूड ग्रेन में ज़्यादा था. कहने का मतलब क्या है कि हमारा फूड ग्रेन का जो इम्पोर्ट था पहले ज़्यादा था, देन 50-60 में ज़्यादा रहा, 70-80 में रिड्यूस्ड हो गया, एंड अभी तो बिल्कुल ना के बराबर हम इंपोर्ट करते हैं. सो हम क्या इंपोर्ट करते हैं? तो हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं. सो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको रीड करने हैं कंट्री के साथ. हम टी कॉफ़ी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टी एंड कॉफ़ी. देखिए विथ ये पैराग्राफ आप खुद रीड कर लीजिएगा. विथ इंक्रीज इन द डेवलपमेंट द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट ऑल्सो चेंज्ड. After 60-61, the share of entire primary sector in India's total exports reduced to low as 12.3%, wherein the share of tea coffee exports declined to 0.2%, that of jute 2.2%, leather products to 1.3%, and that of textile to 2%. While the share of exports of ready-made garment in India's total exports increased to 5.4% in 1415, that of all manufactured goods to 66.7%, and that of petroleum product to 18.5%. सो ये जो है इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए हैं वो दिए हुए हैं नंबर्स स्टैटिस्टिक के साथ. एंड वंस अगेन बता दूं ये रियल नंबर्स हैं, जेन्युइन नंबर्स हैं. In short, the nature of India's foreign trade over years has changed significantly. So हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है. चेंज कैसे हुआ है? पहले हमें फूड ग्रेन की ज़रूरत होती थी, फिर वो रिड्यूस्ड हो गया, आज तो ना के बराबर फूड ग्रेन इंपोर्ट करते हैं. अब हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ. ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9.